गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। 3 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज़ का सेशन। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी स्पीड में कोई इन्हांसमेंट हुआ है या नहीं, और स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट मच डिले शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड दिया है आपका इंट्रूड और उसके 5 ऑप्शंस हैं, enthuse, encroach, envisage, obfuscate एंड obtrude। अब यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इंट्रूड की बात कर रहा है और आज आपने अपना वोकैब का सेशन क्या किया था, कवर किया था, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है घुसपैठ करना। तो अब घुसपैठ अगर इसका मतलब होता है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका सिनोनिम या इसका मीनिंग हो जाता है एनक्रॉच। एनक्रॉच का मतलब भी क्या होता है, अतिक्रमण। जहां आपको अधिकार ना हो, अगर आप उस एरिया में एंटर कर रहे हैं तो आप एनक्रॉच कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एनक्रॉचमेंट को हम किस तरह से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला वर्ड है रिवेल। रिवेल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। पीछे आपसे क्वेश्चन में मीनिंग पूछा गया था ना, सिनोनिम या फिर सेम मीनिंग या फिर सिमिलर मीनिंग, ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं कि आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि मीनिंग बताना है वर्ड का। चलिए रिवेल का आप ऑप्शंस पढ़ते हैं रिवेल के, वेरासिटी, कराउज, डाउज, ग्लूम, फ्रेट। रिवेल का मतलब मैंने आपको बताया था टू सेलिब्रेट, उत्साह मनाना। आपने क्या ऑप्शन अपना मार्क किया, कराउज। कराउज का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि कराउजल से आप समझ सकते हैं इसको, उत्साह मनाना, सेलिब्रेट करना। अगला वर्ड देखते हैं पेस्टर। पेस्टर के 5 ऑप्शंस पढ़ते हैं, इल्यूड, बैजर, ड्रूज, प्लीज, डिथर। पेस्टर का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या आपने इमेज से भी अगर याद किया हो कि बार बार किसी को क्या करना, टोकना। बार बार कोई काम अगर किया जा रहा है, बार बार किसी को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उससे अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अनॉय कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, पेस्टर कहलाता है। इसका सिनोनिम है बैजर। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब ऑपोजिट पूछा गया है, मीनिंग आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, या फिर कंट्रास्ट अगर मीनिंग कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कह सकता है वो बताना होगा, या फिर आपसे को क्या बताना है, कॉन्ट्रेरी भी, जो इससे विरोध करता हुआ कोई मीनिंग देता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आपके ऑपोजिट वर्ड को। चलिए वर्ड पढ़ते हैं अपना, अपबीट। इसके ऑप्शंस देखते हैं, अपटिक, पिक्यूलियर, सेंगुइन, ग्लूमी, सिनर्जी। आपने अपना ऑप्शन क्या यहाँ पर मार्क किया है, ग्लूमी। मैंने आपको बताया था अपबीट का मतलब जोश में होना, उत्साह में होना। ग्लूमी का मतलब उसका ऑपोजिट है, यानी कि दुखी होना, बुझे हुए मन से कोई भी काम करना, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लूमी कहलाएगा, जो कि ऑपोजिट है अपबीट का। अगला वर्ड देखते हैं, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, ऑप्शंस पहले पढ़ती हूँ, फॉरबॉन्डिंग, डायलेटरी, म्यूलिश, माइल्ड, एरी। क्या होगा इसका ऑप्शन सही, फॉर्मिडेबल। मैंने आपको बताया था जो चीज़ आपको क्या करती है, डरावनी लगती है या जिसमें थोड़ा सा तेज होता है। तो अगर इसके एंटोनिम की बात कर रहा है तो माइल्ड, यानी कि कोई चीज़ आपको डरावनी नहीं लग रही है, उसका व्यवहार, उसका अपीयरेंस आपको थोड़ा सा कोमल लग रहा है, मुलायम लग रहा है, तो माइल्ड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं, एम्बोल्डेंड। मैंने आपको बताया था, आप बोल्ड से इसको समझिए। एम्बोल्डेंड का मतलब क्या होता है, चलिए तब तक मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, आप अपना आंसर मार्क करिए। एम्ब्रॉयल्ड, एनलिवेंड, ड्रेन्ड, लाइकलीहुड, डार्किश। क्या ऑप्शन आपने अपना मार्क किया है, एनलिवेंड, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। एक ऐसे वर्ड को निकालना है जो कि क्या करे, सब्सटीट्यूट करे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जा रहा है। चलिए मैं अपना सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, एन इविल स्पिरिट और डीमन। अब यहाँ पे ऑप्शंस में पढ़ती हूँ, फिएंड, फीफडॉम, पोग्रॉम, फेंटिकल,
इरेट। क्या है इसमें से ऑप्शन? इसमें से ऑप्शन है फिएंट। फिएंट का मतलब एक और भी होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है तो उसे भी हम फिएंट कह सकते हैं, लेकिन शौकीन इन द सेंस थोड़े से गलत सेंस में कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करने का शौकीन है या पार्टी करने का शौकीन है, तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव ये काम होते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? फिएंट कह देते हैं, यानी कि शौकीन किसी नेगेटिव सेंस में। और यही वर्ड जो है वो एन इविल स्पिरिट को, यानी कि किसी बुरी आत्मा को, इन द सेंस कि जिसके अंदर से कोई गलत काम वो कर रहा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? फिएंट बोल देते हैं। अगला हम देखते हैं अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन कॉज। इसके ऑप्शंस देखते हैं। डॉब, एजोनेंस, डॉइन, सर्कमस्पेक्ट, कॉग्निशन। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका डॉब। डॉब जो है जिसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए आप कोई डोनेशन दे रहे हैं, जो कि स्पेशली क्या होता है मॉनेटरी टर्म में, तो उसे हम डॉब कह देंगे। अगला हम अपना देखते हैं क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। डिसरेप्यूटेबल और अनडिजायरेबल पीपल। इसके ऑप्शंस देखते हैं। रिफ रैफ, एरुडाइट, डॉटिंग, मैनिक्विन, ड्यूरस। इसमें से आपको ऑप्शन हो जाता है सही रिफ रैफ। रिफ रैफ का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन उसका फीचर क्या होना चाहिए कि उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी सोसाइटी में नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई एक चीफ गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन उनकी क्या है रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर आपको उनके बारे में कुछ नेगेटिव बात पता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन द स्कूल मीटिंग कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, इन द स्कूल फंक्शन द चीफ गेस्ट वॉज अ रिफ रैफ, यानी कि वो एक रेप्यूटेड पर्सन नहीं था। आगे देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो four words printed in bold type are given. These are numbered A, B, C and D. One of these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate. Find out the word that is inappropriate or wrongly spelled, if any. The number of the word is your answer. If the word printed in bold are correctly spelled and the appropriate in context of the sentence, then mark E, that is all correct as your answer. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? मिस स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढना है कि उसका इस्तेमाल क्या है, गलत जगह तो नहीं हो गया है या फिर उसकी स्पेलिंग तो गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि आप किसी भी वर्ड को देखकर ये पता कर पाते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो गलत है या फिर यहाँ पे ये गलत तरीके से यूज हुआ है, यानी कि इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना सेंटेंस क्या है। रैंडमन टेड भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करेंगे। रैंडम से बना है, उसके बाद ON लगा दिया है, रैंडमन टेड। About heralding a new epoch of prosperity 6 years ago is gradually evaporating. All correct. आगे पढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्या गलत हो सकता है। यहाँ पे गलत हो सकता है रोडोमोंटेड की बात कर रहा है, गलत है। हेराल्डिंग गलत है, एपच गलत है, प्रॉस्पेरिटी गलत है, ये सारे ही सही हैं। क्या गलत है? आपका एपच गलत है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एपॉच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, EPOCH। मेरी हैंडराइटिंग तो यहाँ पे ऐसे बन के आती है जैसे किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग है ना। अब ये स्टिग्माइज करना हो गया, हो सकता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग भी अच्छी हो। आगे देखते हैं। लास्टली विदाउट डिगिंग, ए पार्ट है ये। लास्टली विदाउट डिगिंग टू डीप वन कैन फाइंड पॉलिसीज कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स emanating in ministries other than agriculture which impact the food value chain and are counterproductive and conflicting. ऑप्शंस दिए हैं हमारे। डिगिंग क्या गलत यूज़ हुआ है, इमिनेटिंग गलत यूज़ हुआ है, इम्पैक्ट गलत है या काउंटर प्रोडक्टिव, या फिर सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑल करेक्ट, यानी कि आप के जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या हैं? सही हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा, पेन से ही चलना चाहिए। आगे हमारा है फिलर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से कि आपको 2 वर्ड्स चूज़ करने हैं, पेयर चूज़ करना है वो, जिसमें कि जो वर्ड्स लिखे हैं वो दोनों इस सेंटेंस में क्या हो जाएं? फिट हो जाएं, और आपका आंसर या सेंटेंस जो है वो एक करेक्ट मीनिंग देने लगे, या ऐसा मीनिंग दे जिसको कि समझा जा सके, वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं अपना। When the PM, a man of dash perseverance, connects the dots in the future, looking backwards, he will find a fractured dash of unresolved challenges he thought he had solved.
यानी कि जब पीएम मोदी जो हैं हमारे, वो आगे चल के देखेंगे पीछे मुड़कर और अपने डॉट्स को, अपने कामों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको लगेगा कि उन्होंने क्या किया है, सारी चीज़ों को जो सॉल्व किया था वो सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि वो फ्रैक्चर्ड क्या हैं, और मैन ऑफ व्हाट परसेवरेंस, किस परसेवरेंस की। अब अगर परसेवरेंस की बात कर रहा है लेकिन सेंटेंस नेगेटिवली दिया हुआ है, तो अनयील्डिंग आपका सेंटेंस में हो सकता है कि उनकी जो भी परसेवरेंस है वो क्या है, वो आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है, वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है। और फ्रैक्चर्ड लेगेसी, यानी कि फ्रैक्चर्ड क्या, लेगेसी, पीछे अपने छोड़े जाने वाला काम, अपने पीछे छोड़े जाने वाली एक, उसको चिन्हों को भी आप लेगेसी कह सकते हैं, या अपने पीछे छोड़ी गई अपनी एक इमेज को भी लेगेसी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश इज वॉयलेटिंग एंड ऑलवेज एंड्स इन ट्रेजेडी। अब ऑप्शंस देखते हैं, मोमेंटस, कॉन्सिक्वेंशियल, एरोगेंस, ऑफस्केशन, ईगर, ट्रिगरिंग, श्रिंक, आउटलॉइंग, इनेट, फ्लैम्बॉइंट। आपकी बात आ रही है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एरोगेंस एंड ऑफस्केटिंग इज वॉलेटाइल, सॉरी वॉयलेट मैंने पहले बोल दिया था, वॉलेटाइल एंड ऑलवेज एंड्स इन ट्रेजेडी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, देयर हैज़ बीन डैश अबाउट वेदर लैंड डैश इंडीड कॉन्स्टिट्यूट्स लैंड रिफॉर्म। क्या बात कर रहा है, ऑप्शंस में देख लेते हैं, लिटिगेशन, एक्सटेंड, एग्रीगेशन, एंसिलरी, चंक, स्नब, स्केप्टिसिज्म, कंसोलिडेशन, ड्रिप, डॉजियर। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है स्केप्टिसिज्म, यानी कि संशयवाद पैदा करना, और कंसोलिडेशन करते हैं लैंड का, उनके ऊपर जो भी हम नियम लगाते हैं या लैंड को लेकर जो भी डिसीजंस होता है या उनकी बाउंडेशन के लिए जो भी बात करते हैं, तो इसको लैंड कंसोलिडेशन से हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore the errors of punctuation. आपको punctuation पे ध्यान नहीं देना है, और आपका क्वेश्चन है ये किस चीज़ का, एरर डिटेक्शन का। आपको ये देखना है कि क्या है आपके क्वेश्चन में, कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, डिटेक्शन सही तो है। आगे देखते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिकिंग अ फाइट विद चाइना देयरफॉर इज नॉट द वाइजेस्ट स्ट्रेटजी, ऑफस्केटिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द चाइना थ्रेट इज नीडेड अ मच बेटर स्ट्रेटजी, थ्रेट इज इंडीड अ मच बेटर स्ट्रेटजी, नो एरर। क्वेश्चन में ऑप्शंस देखते हैं, पिकिंग अ फाइट विद चाइना देयरफॉर इज नॉट द वाइजेस्ट स्ट्रेटजी, ऑफस्केटिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ चाइना, थ्रेट इज़ इंडीड अ मच बेटर स्ट्रेटजी, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो क्या है ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन है ई, यानी कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, while the bean counting of the Chinese and Indian military capabilities might lead us to believe that we are not military far inferior to China, no error। ऑप्शंस देखते हैं, while a bean counting of the Chinese and Indian military capabilities might lead us to believe that we are not military far inferior to China, या no error। ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में एरर है, जो आपका मिलिट्री वर्ड यूज़ किया गया है जो कि एक नाउन है, ये रिप्लेस होगा आपका मिलिटरीली से, यानी कि एक एडवर्ब यहाँ पे लगेगा। वो क्या बोल रहे हैं कि हम मिलिट्री से, सेना की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या हैं, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर नहीं है, किस चीज़ से, वी आर नॉट मिलिटरली बोल रहा है ना, मिलिटरली, सॉरी आर आएगा, मिलिटरली क्या है हम लोग, चाइना की आर्मी से इन्फीरियर नहीं है। आई एम सॉरी, दिस पेन डजंट वर्क ऑल द टाइम करेक्टली, ठीक है, मिलिटरली यानी कि एक एडवर्ब यहाँ पे यूज़ होगा। अगला हम अपना सेंटेंस देखते हैं, क्या है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी मीन्स दैट द गवर्नमेंट वुड स्ट्रगल टू मीट इट्स बेसिक एक्सपेंडिचर नीड्स फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, नो एरर। ऑप्शंस देख लेते हैं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग इकोनॉमी, ऑब्वियसली ऑप्शंस में वही सेंटेंसेज ही लिखे होंगे, क्योंकि आपको यही बताना है कि किस पार्ट में एरर है। The combined effect of a pre-existing economic slowdown and the impact of COVID-19 on the economy
means that the government would struggle to meet its basic expenditure needs for the फोर्सिएबल फ्यूचर। यहाँ पे अगर आपने सेंटेंस अपना पढ़ा हो तो आपको शुरुआत में ही एरर मिल जाएगी, जो कि एरर है किस चीज़ की, अफेक्ट की। अफेक्ट आपका क्या होता है, अफेक्ट आपका एक वर्ब होता है ना, किसी चीज़ पे क्या करना, प्रभाव डालना। अफेक्ट कोई भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ये आपका वर्ब है। बट यहाँ पे हमें इस वर्ब का जो है मतलब नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ और चाहिए, और वो क्या है हमारा, इफेक्ट होगा। कहाँ पे, यहाँ पे लिख दूँ, इफ़ेक्ट जो है वो इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। सॉरी, मैं यहाँ लिखती हूँ फिर से। मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि शायद अगर नेटवर्क नहीं फास्ट आता है उस वजह से भी ये पेन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। बट हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है तो उसको सही चलना चाहिए, बट व्हाट कैन आई डू। ठीक है, तो इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि एक नाउन यूज़ होगा। अब इफ़ेक्ट भी आपका कभी कभी वर्ब की तरह से यूज़ हो पाता है ना, कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर, या फिर ये क्या है, नाउन की तरह से यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे इसका सही मतलब होगा। तो आपके ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। इडियम और फ्रेज की आपको मीनिंग बतानी है ऑप्शंस में से, ठीक है, इडियम और फ्रेज की मीनिंग बतानी है। चलिए देखते हैं, फेदर ब्रेन्ड, ऑप्शंस देखते हैं, टू मेक अ मेजर इशू, टू बी होपलेस, to remain calm, to be silly or often forgetting things, to make sure। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रेन की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे से आप माइंड को यहाँ पे कर लीजिए, सोच लीजिए। ठीक है, मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका माइंड जो है वो अटैच हो सकता है। ये माइंड का स्पेलिंग जो है आप ये मैंड हो गया है बिल्कुल, लेकिन मैं कितनी भी बार लिखूंगी वो पेन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फेदर ब्रेन की बात कर रहा है कि दिमाग पे आप ऐसे समझ लीजिए पर्दे पड़ना अगर कहा जाता है तो उसको हम फेदर ब्रेन की तरह से ले सकते हैं। लेकिन फेदर को अगर आप लिटरली यहाँ पे देखें और ब्रेन को जोड़ें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के दिमाग पे क्या है, पंख पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो उसको क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर उसको चीज़ें क्या हैं, बहुत अच्छे से याद नहीं आ पा रही हैं। अब अगर आप समझदारी से काम नहीं लेंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियर सिली हो सकता है ना, आप कुछ भी बेवकूफ़ी की बातें या काम कर सकते हैं। और ऑफन फॉरगेटिंग, आपके दिमाग पे अगर पर्दे ही पड़े होंगे तो आप भूल ही जाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे आप इस तरह से फेदर ब्रेन को लर्न कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, ब्लैक टाई इवेंट। ब्लैक टाई इवेंट के लिए अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, मेमोरेबल, फॉर्मल इवेंट, एम्बैरसिंग मूवमेंट, क्रिटिसाइजिंग मूवमेंट, या फिर अचीवेबल। अब आप टाई लगा कर कहाँ जाते हैं, आप इसको इस तरह से याद करिए कि आप टाई लगा कर जाते हैं कहाँ पे, किसी भी फॉर्मल पार्टी में, हर जगह नहीं। यानी कि आपके ऑफिस की कोई अगर मीटिंग हो रही है या कोई कॉन्वोकेशन आप अटेंड कर रहे हैं तो आप फॉर्मली तैयार होते हैं, टाई लगाते हैं, वो भी ब्लैक। तो ब्लैक टाई इवेंट क्या है, वो किसी भी फॉर्मल इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेज अ वाइट फ्लैग। अब ऑप्शंस पहले पढ़ लेती हूँ फिर आती हूँ समझाने के लिए। गिव अश्योरेंस, सरेंडर, इन कॉन्सोनेंस, प्रॉफिटेबल, एक्चुअल कलर। अब एक्चुअल कलर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर वाइट फ्लैग की बात कर ली है तो आप कलर पे मत अटकिए, बिल्कुल ठीक है। वाइट फ्लैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, शांति दिखाने के लिए किसी भी चीज़ को, है ना, कि हम आपको आपके साथ क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन शांति कब होगी, जबकि आप क्या कर दें, सरेंडर कर दें, छोड़ दें कि ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सही है और मैं अपना एक वाइट फ्लैग आपको रेज कर देता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, सरेंडर कर दिया मैंने। तो ऑप्शन अब बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आ गया है जो कि क्या है, क्लोज टेस्ट है। इसमें एक पैरा होता है, उस पैरा में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज आउट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आप फटाफट अपना क्या करिए, पैसेज पढ़िए, तब तक मैं अपने आप को यहाँ से साइड करती हूँ और फिर आते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन पे।
आई होप कि आपने अब तक पैसेज पढ़ लिया हो। मैं पहले सेंटेंस पे आती हूँ। Even 3 decades ago, the issue of land and consequently land reforms used to be on important topics. The elements of land reforms, the dash of intermediaries, regulation and stability of the dash system, ceiling on the land holding, consolidation of land holding used to be hotly debated. अब पहले वर्ड की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको अबॉलिशन बताया था उस दिन कि यानी कि आप किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, जड़ से उखाड़ कर अगर फेंक दे रहे हैं या उस चीज़ को आप रिमूव कर दे रहे हैं पूरी तरह से, तो आपका अबॉलिशन आ जाएगा। और यहाँ पे रिफॉर्म्स के अबॉलिशन की बात कर रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ऑप्शंस है हमारे वर्ड नंबर 22 के लिए क्यूरोसिटी, टेन्यूरियल, सब्सटैंशियल, सबमिसिव और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है सही, टेन्यूरियल। अब यहाँ पे टेन्यूरियल को आप टाइम ड्यूरेशन से मत जोड़कर देखिएगा। जैसे कि ऑफिसेज में होते हैं टाइम ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, किसी का कार्यकाल होता है, तो अनडाउटेडली वो भी एक ऑप्शन आपका सही है, बट यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि लैंड रिलेटेड अगर कोई भी बात हो रही है, जिसको कि आप हिंदी में अगर देखें तो चकबंदी जो की जाती है, लैंड को लेकर कोई भी अगर फैसले हो रहे हैं तो उनको हम टेन्योरियल बोल देते हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योरियल सिस्टम, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए जो भी नियम कानून है उनको लेकर जो सिस्टम है उनकी स्टेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। आगे देखते हैं हमारा 23 पे क्या है। एग्रीकल्चर देन accounted for a dash share of the economy and the issue of land as a factor of production। तो 23rd नंबर पे आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, ऑप्शंस में पढ़ लेती हूँ पहले। सिग्निफिकेंट, टेन्यूअस, स्टेंटोरियन, और फिर है आपका अंडर एस्टिमेटेड, और फिर है आपका रेस्टिव। तो आपने अपना आंसर क्या यहाँ पर मार्क किया हुआ है, सिग्निफिकेंट आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर, एक अच्छा अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो क्या चला जाता है, इकोनॉमी को जाता है एग्रीकल्चर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 24 नंबर पे आपका है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड डैश ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स वेंट डाउन। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ए नंबर पे है कॉन्सिक्वेंटली, नेसेसिटेटेड, जनरेशन, इनहैंस्ड, ऑटोनॉमस। क्या ऑप्शन आपने अपना मार्क किया है, इसका ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है आपका ए, कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि आगे बात कर रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पहले तो एग्रीकल्चर की बात एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके साथ ही उसके आगे ही ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर। इम्पॉर्टेंस की बात कर रहा था, एक तो एग्रीकल्चर की बात की और उसके साथ ही उसके आगे ही उसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सिक्वेंटली लैंड रिलेटेड मैटर, कोई भी लैंड रिलेटेड मैटर है अगर तो उसकी बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कि क्या हमको फिल करना चाहिए। However, the farm crisis is serious. Rural debt waiver, farmers' agitation, farmers' suicides, migration and reverse migration in the wake of COVID-19 are same of its dash. Options पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म, कंसिडरेशन, मैनिफेस्टेशन, स्टैग्नेशन और लाइजोम। आप अपना आंसर सोचिए, ऑप्शन की कौन सा सही हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें कि हमने क्विज़ कवर किया। आई होप कि आपने अपनी स्पीड को एनहांस किया हो। अभी हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट में। समझाने को अगर ले लेते हैं साथ में मिलाकर, अभी आपको अपनी स्पीड को और एनहांस करना है, जबकि हम लोग समझाने वाले पोर्शन से बिल्कुल हटेंगे और फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग विद vocab 24। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द channel and come back again and again to vocab 24 and keep learning with us. Thank you.